पॉलिटी और एक है पॉलिटिकल साइंस। अब आप सब लोगों ने स्कूल कॉलेज में ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, हमने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़नी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम थ्योरीज पढ़ते हैं। पढ़ी है किसी ने पॉलिटिकल साइंस कॉलेज में या 11th 12th में? क्या पढ़ा उसमें? ठीक है, तो उसमें सारी हम जो आइडियोलॉजीज हैं, टेक्निकलिटीज हैं, थ्योरीज हैं, जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। पॉलिटी में हमने वो चीजें नहीं पढ़ी। ठीक है, पॉलिटी में हमने पढ़ना क्या है, पहले आप बताओ क्या होती है पॉलिटी? कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता? तो ब्रॉडली पॉलिटी में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है इंडिया में? वेरी गुड, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी। क्या होता है डेमोक्रेसी? ठीक है, हाँ जी अवनीत, क्या होता है डेमोक्रेसी? हाँ जी, सेम नहीं, कुछ अलग बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही। डेमोक्रेसी क्या चीज है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी लिखना नहीं है, अभी सुनो समझो। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, सिंपल। अब ये जो 9th क्लास में आपने पढ़ा, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इसको भूल जाओ, ये बच्चों के लिए डेफिनेशन है। सिंपल एक चीज है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लीडर जो है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। इलेक्टेड बाय द पीपल का मतलब क्या है? इसी सिस्टम को एक और हम नाम से जानते हैं, रिपब्लिक। जैसे इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक का मतलब क्या है? इलेक्टेड हेड। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये बार बार मैं ये वर्ड यूज करूंगा, स्टेट, बार बार ये वर्ड आएगा स्टेट। ये स्टेट का मतलब क्या है? इंडिया एज अ स्टेट। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा वाली स्टेट नहीं है। मैं जितनी बार स्टेट बोलूंगा, जितनी बार स्टेट लिखूंगा, उसका मतलब ये होगा इंडिया एज अ स्टेट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे इलेक्टेड है, इलेक्टेड बाय द पीपल। सो लोग जो है उनके पास राइट है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का। इससे पहले हमारे पास क्या सिस्टम होता था? डेमोक्रेसी से पहले हमारे पास होती थी मोनार्कीज। मोनार्की वाज सिलेक्टेड हेड, दिस इज इलेक्टेड हेड, दिस इज सिलेक्टेड हेड, इलेक्टेड बाय द पीपल। मोनार्की में मोनार्क वाज सिलेक्टेड बाय द मोनार्क इटसेल्फ। राजा सिलेक्ट कर रहा है कि मेरे बाद आगे राजा कौन बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग इलेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद अब अगला कौन आएगा। तो पावर जो है वो लोगों के पास है। तो डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं, आपने तो लगानी नहीं पॉलिटी। तो डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी में एक तो इलेक्टेड हेड होता है। ठीक है, दूसरा डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम होता है। तीन तरह की पार्टी सिस्टम हो सकता है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम का एग्जांपल है हमारे पास चाइना, रशिया, ये भी डेमोक्रेसीज हैं। इनमें भी जो हेड्स हैं वो इलेक्टेड है, मोनार्कीज नहीं है, किंग्स नहीं है। टू पार्टी सिस्टम में एग्जांपल है यूएसए है, यूके है, जहां पे सिर्फ दो ही पार्टी है, दो ही पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़ी करती है, हर 4 साल के बाद इलेक्शंस उन्हीं में होते हैं। और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, स्पेन है, जहां पे बहुत सारी पार्टी है अलग अलग तरह की। तो एक मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। बाकी जो लोग हैं उनके पास हर 5 साल के बाद अपनी गलती सुधारने का मौका है। आपने किसी को इलेक्ट किया, नहीं अच्छा लगा, 5 साल बाद बदल दो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं डेमोक्रेसी की। समझ आया कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हमारी कंट्री का। और सिस्टम्स क्या होते हैं? मोनार्कीज होते हैं। ठीक है, एक तीसरा सिस्टम है जो कुछ कंट्रीज में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी भी है, मोनार्की भी है, ये दोनों है। ये दोनों सिस्टम है कुछ कंट्रीज में। एग्जांपल कोई, यूके,
अब यूके में क्या है, दो चीजें हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक क्राउन है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या है, इलेक्टेड हेड है, डेमोक्रेसी है, लोग इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्राउन भी है जो परमानेंटली प्लेस्ड है, बट क्राउन की जो पावर्स है वो लिमिटेड है, बहुत कम है। ज्यादा पावर्स किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। अब अगर हम इंडिया को इसी के साथ रिप्लेस करें, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है लेकिन क्राउन की जगह कौन है, प्रेसिडेंट है हमारे पास यहाँ पे। क्राउन, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो सरकार चला रहा है, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट जो कि पूरी कंट्री चला रहा है, ये कंट्री का हेड है। जो प्रेसिडेंट है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जो प्रेसिडेंट है दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, प्रेसिडेंट किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, प्रेसिडेंट सबका साझा होता है। प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी से बिलोंग करता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरकार चला रहा है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे सारे, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें। तो ये सारा डेमोक्रेसी के एग्जांपल है। एक होती है अकेली डेमोक्रेसी, एक होती है मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसमें डेमोक्रेसी भी है और मोनार्की भी, और एक होगी ओनली मोनार्की जिसके कुछ एग्जांपल्स है। जैसे आज भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे किंग्स है, जैसे कि भूटान है, भूटान आज भी मोनार्की है। ठीक है, जैसे कि ये सऊदी अरेबिया है, ये आज भी मोनार्कीज है, यहाँ पे भी सुल्तान है, किंग नहीं, वो सुल्तान यूज करते हैं। यूएई में आज भी सुल्तान है जो कि एक मोनार्कियल पोस्ट है, एक हेरिडिटरी पोस्ट है, इलेक्शन नहीं होती वहां पे। ठीक है, समझ आया इतना। चलो, दूसरी चीज आती है हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। एक होता है पॉलिटिकल सिस्टम, एक होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक तो सिस्टम हो गया ना, हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आईआर में हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बोला था इसको हम पॉलिटी में पढ़ेंगे डिटेल, इंडो रशिया रिलेशन में पढ़ा था हमने, यूएसएसआर का सिस्टम कैसा था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज इंडिया का फेडरल। ठीक है, हाँ मतलब क्वाजी फेडरल हम बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फेडरल है। फेडरल वर्ड कहां से आया है, फेडरलिज्म से। फेडरलिज्म क्या चीज होती है, व्हाट इज फेडरलिज्म, बताओ। हाँ जी, फेडरलिज्म क्या होता है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आगे सेंटर और स्टेट के बीच में। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं, सेंट्रल लेवल है, उसके नीचे स्टेट लेवल है, उसके नीचे लोकल लेवल है। लोकल लेवल फर्दर दो तरह से डिवाइडेड होता है, रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में इनको क्या बोलते हैं हम, पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज या अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिफरेंस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पूरे के पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि दिल्ली में बैठती है, जो कि पार्लियामेंट में बैठती है, जो कि लोकसभा में बैठती है। ठीक है, और हर एक स्टेट के पास भी अपनी सरकार होती है जो कि स्टेट के विधानसभा में बैठती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठती है। जैसे पंजाब की अपनी गवर्नमेंट है, हरियाणा की अपनी है, जम्मू एंड कश्मीर की अपनी, हर एक की अपनी गवर्नमेंट है। और लोकल लेवल पे भी अलग तरह की गवर्नमेंट होती है। अब आप डिपेंड करता है आप कहाँ पे रह रहे हो, अगर आप विलेजेस में रह रहे हो तो आपके ऊपर पंचायत है, अगर आप सिटीज में रह रहे हो, अर्बन एरियाज में हो, तो आपके ऊपर म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फेडरलिज्म, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का। अब इसमें जो सिटीजन है वो सेम रहते हैं, सिटीजन आर सेम। अब मान लो कि मैं चंडीगढ़ में या मैं मोहाली में रहता हूँ, अब मेरे ऊपर मोहाली में, अगर मैं हूं, मैं एक सिटी में रह रहा हूं, तो मेरे ऊपर मोहाली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बैठा है जो मेरे लिए लॉस बना रहा है। अब मोहाली पंजाब में आता है तो पंजाब की गवर्नमेंट भी है मेरे लिए लॉस बनाने के लिए, और पंजाब इंडिया में आता है, इंडिया की गवर्नमेंट भी है मेरे लिए लॉस बनाने के लिए। ठीक है, तो सिटीजन के लिए सारी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लॉस बना रही है। ऐसे नहीं है कि सेंट्रल के सिटीजन ही अलग है, स्टेट के सिटीजन ही अलग है, लोग सेम है लेकिन अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स कैसे डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है,
एरिया ऑफ अथॉरिटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे लिए लॉज बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे लिए लॉज बनाएगी, उनकी पावर्स जो है एरिया ऑफ अथॉरिटी में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट मतलब टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर लॉ बनाना। सेंटर के अपने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के अपने सब्जेक्ट्स हैं, लोकल के अपने सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिफेंस के लिए लॉ बनाना तो वो सेंटर बनाएगी, अगर एग्रीकल्चर के लिए लॉ बनाना है वो स्टेट बनाएगी, अगर वाटर सैनिटेशन के लिए लॉ बनाना तो वो लोकल गवर्नमेंट बनाएगी। तो इनकी पावर्स डिवाइडेड कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट्स के लिए 3 लिस्ट है हमारे पास। कौन कौन सी? एक है यूनियन या फिर सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, लोकल को भी हम साइड पे रख देते हैं, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी। करेंसी कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ऐसा थोड़ी है पंजाब अपनी करेंसी इशू कर देगा, हरियाणा अपनी करेंसी इशू कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरी स्टेट लिस्ट है, इसमें वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कंकरेंट में इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिसके ऊपर दोनों ही लॉज बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन। अब एजुकेशन में आप देखो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, स्टेट के अपने बोर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट के अपने पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, सबके अपने अपने बोर्ड होते हैं। तो एजुकेशन में दोनों गवर्नमेंट्स लॉ बना सकते हैं। समझ आया इतना? पक्का? फेडरलिज्म का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ दीज लिस्ट्स। ठीक है, अब एक वर्ड बोला हमने, क्वाजी फेडरल। क्वाजी का मतलब क्या होता है? झूठा। फेडरल का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। बट एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो इंडिया इज नॉट फेडरल, इंडिया इज क्वाजी फेडरल। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स है अगर हम कंपेयर करें बाकियों के साथ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं है। वो हम कैसे देख सकते हैं? अब मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन सब्जेक्ट है, एजुकेशन के ऊपर सेंटर ने भी लॉ बना दिया, स्टेट ने भी लॉ बना दिया। मान लो सेंटर ने लॉ बनाया कि जी 12th वाला ग्रेजुएट है, स्टेट वाला बोल रहे नहीं ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएट है, तो हम किसकी बात मानेंगे? सेंटर की। अगर दो गवर्नमेंट्स ने एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दिया तो लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, उसको माना जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। और एक चीज और होती है, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी का मतलब क्या है? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो किसी लिस्ट में नहीं आते। ऐसा भी तो कोई ना कोई टॉपिक होगा ना। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1946 में, तब थोड़ी क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम, ऑनलाइन गेमिंग ऐसी चीजें थी। ठीक है, लेकिन आज है, आज इन चीजों पे लॉज बनाने की जरूरत है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, जो कि किसी लिस्ट में नहीं आते। तो अगर कोई भी ऐसा कल को इशू आ जाए जो किसी लिस्ट में नहीं है, उसके ऊपर लॉ बनाने की जरूरत पड़े तो कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो रेसिडरी सब्जेक्ट्स के ऊपर पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के पास पावर नहीं है, तो हम बोलते हैं इट इज क्वाजी फेडरल। ठीक है, बट एक्चुअली फेडरलिज्म है पावर इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? इतना समझ आया? चलो, तीसरी चीज है हमारे पास, पहला हमने पढ़ना पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी, दूसरा इज फेडरलिज्म एंड थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थोड़ा हम पॉलिटी के बारे में बात करें तो ये जो सिस्टम है हमारा डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज आती हैं, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। पॉलिटी में बता रहा हूं अभी क्या है। डेमोक्रेसी प्लस फेडरलिज्म इज इक्वल टू पॉलिटी। ठीक है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर प्लस फेडरल स्ट्रक्चर हमारी पॉलिटी। पॉलिटी मतलब कैसे हमारी कंट्री में गवर्नेंस चल रही है, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस जो है एक साइंटिफिक सब्जेक्ट आ जाता है, जिसमें हम सोशलिज्म कैसे आया, डेमोक्रेसी कैसे आया, लिबरलिज्म कैसे आया। ठीक है, ज्यादा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं उसका, उसके आज प्रेजेंट इंप्लीकेशंस पढ़ते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं आज प्रैक्टिकल सेंस में हमारा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और कैसे हमारी पॉलिटी वर्क कर रही है। अभी क्लियर हो जाएगा आपको।
पहले बताओ डेमोक्रेसी के ऑर्गन्स होते हैं कुछ, सुना है आपने ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में? बताओ फिर। वेरी गुड। कौन कौन से दोबारा बोलो? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या तीनों का काम है? ये तीन बॉडीज हैं, तीन ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। जहां पे भी डेमोक्रेसी होगी ये तीन ऑर्गन्स काम करेंगे। ठीक है, पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जिसका काम है लॉज को बनाना, कानून बनाना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, इसका क्या काम है? लॉ को एग्जीक्यूट करना या फिर इंप्लीमेंट करना। कौन से लॉज को? जो लॉज ने बनाए, जो लॉज ने बनाए वो इन लॉज को एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा उन लॉज को। और जुडिशरी, इसका काम है चेक्स एंड बैलेंस का। इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बना के रखना जुडिशरी ने। अगर इसने लॉ बनाया है क्या ठीक बनाया, अगर इसने लॉ को इंप्लीमेंट किया क्या ठीक किया। ठीक है, और एक और इसका दूसरा काम है गिव जस्टिस। तो बेसिकली दो काम है इसके, जस्टिस देना और इनके ऊपर अपनी जुरिसडिक्शन मेंटेन करके रखना, कि इनके बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो मेंटेन करके रखना। ये काम है तीनों ऑर्गन्स का। समझ आया? लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव इज लॉ को एग्जीक्यूट करना, एंड जुडिशरी इज चेक्स एंड बैलेंस। अब इनके बीच में भी अपनी अपनी पावर्स जो है वो डिवाइडेड है, इनके बीच में भी पावर शेयरिंग। अब लेजिस्लेचर लॉ को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, एग्जीक्यूटिव लॉ को बना नहीं सकता, जुडिशरी ना तो लॉ को बना सकता है ना तो लॉ को एग्जीक्यूट कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, लेजिस्लेचर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, अगर कोई लॉ गलत बना है तो उसके ऊपर स्टे लगा सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है कि ये जो लॉ बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जैसे भी फार्म लॉज आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 1 साल के लिए स्टे लगा दिया था, इसका इशू क्रिएट हो गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज का। जैसे अभी मैंने सेंटर स्टेट बताया, ठीक है, सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट का इशू था क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये फेडरलिज्म का इशू क्रिएट हो गया था। ठीक है, उसको हम आगे करेंगे आने वाली क्लास में डिस्कस। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को हम क्लब करेंगे और देखेंगे फिर क्या निकलता है। तो डेमोक्रेसी में तीन ऑर्गन्स, एक टेबल बनाऊंगा मैं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेमोक्रेसी आ गया और इधर आ गया हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, और इधर आ गया स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इधर देखो, पहले मैं टाइम दे दूंगा आपको बनाने का, पहले समझो। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लॉस को बनाना। सेंट्रल लेवल पे लॉस कहाँ बनते हैं? सेंट्रल लेवल पे सारे के सारे लॉस कहाँ पे बनाए जाते हैं? मैं बॉडी पूछ रहा हूँ, कौन बनाता है? वो नहीं, कहाँ पे बनते हैं ये पूछ रहा हूँ। सेंट्रल लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? लेजिस्लेचर का मतलब क्लियर हो गया, जहाँ पे लॉस बनाए जा रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉस कहाँ पे बनते हैं? हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं। और कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, वहां पे बनते हैं। कौन कौन से हाउसेज हैं? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, यहाँ पे बनते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी जो इलेक्शंस हुई थी एमपीज की हुई थी। अभी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये नई लोकसभा बनी है, लोकसभा के जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे लॉस कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग। अब जो सेंट्रल लेवल पे लॉज इन्होंने बनाए हैं उनको सेंट्रल लेवल पे इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूट कौन करता है? जब लोकसभा राज्यसभा में कोई भी कानून बनता है तो उसको फाइनल असेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर कौन आएगा? प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट का काम है
किसी भी लॉ को एक्ट बनाने के लिए उसके ऊपर साइन करना, अपना एसेंट देना। एसेंट मतलब मंजूरी। जब प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी तो वो एक लॉ जो है वो एक कानून बन जाएगा फाइनली। पहले एक ड्राफ्ट बनता है, फिर बिल बनता है, फिर एक्ट आता है, फिर लॉ बनता है। जो फाइनल लॉ बनेगा वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से बनेगा। तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट है। क्लियर? प्रेसिडेंट के साथ एक आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर मतलब मंत्री। ठीक है, मंत्री कैसे चूज किए जाते हैं? मंत्री जो है वो लोकसभा से चूज किए जाते हैं। सारे के सारे जो एमपीज हैं वो मिनिस्टर्स नहीं होते। मिनिस्टर कौन है? जिसको कोई मिनिस्ट्री दी गई है, ठीक है, जिसको कोई पोर्टफोलियो दिया गया, कोई मंत्रिमंडल दिया गया, जिसको कोई मंत्रालय दिया गया, सॉरी, इसको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। अब मान लो कि आप सारे लोग एमपीज हो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ आपको मिला है, तो मिनिस्टर आप बनोगे, बाकी सारे मेंबर हैं, मेंबर ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप लोकसभा की 545 है, लेकिन मिनिस्टर कितने हैं? सिर्फ 72। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 72 लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई मिनिस्ट्रीज दी गई, और वो मिनिस्ट्री अपनी अपनी मिनिस्ट्री में उनका काम है उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। अब मान लो कि पार्लियामेंट में एजुकेशन के लिए कोई लॉ बना, तो उसकी इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर फाइनेंस के लिए कोई लॉ बना तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर वुमेन डेवलपमेंट के लिए कोई लॉ बना तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड वेलफेयर। ठीक है, तो वो अपनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनाएगी। तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये भी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, ये भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये भी एग्जीक्यूट कर रहा है। और आप किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी पीसीएस की। तो आप एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी में काम करोगे, क्योंकि आपका क्या काम होगा? जो सरकार ने लॉज बनाए उनको इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है, और आप किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करोगे। आपके ऊपर कोई ना कोई हेड, जो हेड होगा वो मिनिस्टर होगा। मान लो पुलिस में जाते हो, पुलिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे। या मान लो कि आप आईएएस बन गए, तो आईएएस किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जाओगे। मान लो आईआरएस बन गए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम कर रहे हो, रेवेन्यू के अंडर, टैक्सेशन के अंडर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जो कि लॉज को इंप्लीमेंट करता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है? ये मंत्रिमंडल को हेड कौन करता है? इनका प्रधान। प्रधान होता होगा इनका एक, तो प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो प्राइम है वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, समझ आया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड प्राइम मिनिस्टर, सबसे प्राइम है, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ, सारी मिनिस्ट्रीज के ऊपर बैठा हुआ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से ही निकाल के इनको एग्जीक्यूटिव में डाला जाता है। ठीक है, और एक चीज बीच में और होती है, प्रेसिडेंट के साथ इसका एक असिस्टेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का सिर्फ एक ही काम है, जब प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी कुर्सी पे बैठ के उसका काम करना, बस, दैट्स इट। अपना उसका कोई काम नहीं, कोई वजूद नहीं है उसका। जब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, प्रेसिडेंट एब्सेंट हो गया है, प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो गया है, अब इलेक्शंस नहीं हुई है, प्रेसिडेंट के घर उसकी बेटी की शादी है, कुछ भी है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। और इसमें लास्ट चीज आती है एग्जीक्यूटिव में एक और, इसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना बस। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना इन सुप्रीम कोर्ट। सरकारों का भी आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मान लो आपस में डिस्प्यूट होगा किसी चीज को लेके, जैसे फार्म लॉस को लेके हुआ था, तो मोदी जी थोड़ी जाएंगे केस लड़ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपनी तरफ से कोई ना कोई लॉयर भेजेंगे। तो वो जो लॉयर है उसको बोलते हैं हम अटॉर्नी जनरल। और इसका दूसरा काम है, जब लॉ बन रहा है तो उसके लीगल इम्प्लीकेशंस देखना। अगर कोई कानून बन रहा है तो उसके लीगल, किसी का राइट, कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं वायलेट हो रहा, कोई राइट टू इक्वालिटी, कोई राइट टू फ्रीडम तो नहीं वायलेट हो रहा, ये सारी चीजें देखना। तो ये काम होता है अटॉर्नी जनरल का। तो ये 5 मेंबर्स आते हैं हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, जो लॉज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। समझ आया? जुडिशरी में क्या आएगा फिर? अब सेंट्रल लेवल पे जुडिशरी कौन सा कोर्ट? जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आ गया हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ
हमारी कंट्री में, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जहां पे आप अपील कर सकते हो किसी भी मैटर्स को लेकर। क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं अब स्टेट में। अब बताओ स्टेट के लॉज कहाँ बनते हैं? अभी बताऊंगा, अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे अभी लेजिस्लेचर को, ठीक है। स्टेट के लॉज कहाँ पे बनते हैं? सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है, तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? हाँ जी, विधानसभा, बिल्कुल सही। उसको हम बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको आम भाषा में हम बोलते हैं विधानसभा। चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर एक स्टेट में विधानसभा होती है। जैसे पंजाब में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। सुना होगा ना आपने एमएलए, तो यहाँ पे एमपी, स्टेट में एमएलए। प्राइम मिनिस्टर एक एमपी होता है और चीफ मिनिस्टर एक एमएलए होता है। चीफ मिनिस्टर स्टेट में होता है, प्राइम मिनिस्टर सेंटर पे होता है। ठीक है, जैसे पंजाब की विधानसभा चंडीगढ़ में, हरियाणा की विधानसभा भी चंडीगढ़ में। क्यों? क्योंकि दोनों कैपिटल है। कैपिटल वही होती है जहां पे तीनों ऑर्गन्स होते हैं। किसी भी स्टेट की कैपिटल वो है जहां पे उस स्टेट के तीनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है। किसी भी कंट्री की कैपिटल वो है जहां पे कंट्री के तीनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया का पार्लियामेंट कहां पे है? न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट का ऑफिस कहां पे है? न्यू दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? न्यू दिल्ली में। तो इसलिए वो इंडिया की कैपिटल है। हर कंट्री में ऐसा ही होता है। ठीक है, हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहीं और लगा सकते हैं। मान लो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच, हमने बेंच मतलब एक ब्रांच, तो हमने मुंबई में खोल ली, तो मुंबई कैपिटल नहीं बन जाएगी, कैपिटल जो है वो दिल्ली रहेगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट ऑफिशियल सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज न्यू दिल्ली। ठीक है। अब कुछ स्टेट्स होती हैं उनमें एक और हाउस होता है। नॉर्थ इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें एक ही हाउस है, लेकिन कुछ एक स्टेट्स हैं जिनमें एक और हाउस होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो। लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हम विधान परिषद भी बोलते हैं। इसके मेंबर को हम एमएलसी बोलते हैं। ये सारी स्टेट्स में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में, यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बस ये 6 स्टेट्स में। और ये उन स्टेट्स में होती है जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हमें पॉपुलेशन को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए। यहाँ नॉर्थ इंडिया में किसी स्टेट में नहीं, यहाँ पे एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। वहां पे दोनों हाउस, दो हाउसेज है स्टेट में भी। सेंटर में तो दो हाउसेज हैं ही, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में एक एक ही हाउस है। ठीक है। अब स्टेट में एग्जेक्टिव, सेम फंक्शनिंग, जो प्रेसिडेंट की सेंटर पे काम होता है, वो स्टेट में किसका काम होता है? गवर्नर का। ठीक है, स्टेट में कोई वाइस गवर्नर नहीं होते, सिर्फ गवर्नर होते हैं। हर एक स्टेट में भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, स्टेट के भी तो मिनिस्टर्स होते हैं, और इनको हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है। और अटॉर्नी जनरल की जगह हर स्टेट में एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं हम एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसका सेम काम है। इसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, इसका काम है स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। सेंटर स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई सुप्रीम कोर्ट में, तो जो लॉयर्स आएंगे दोनों की तरफ से, सेंटर की तरफ से अटॉर्नी जनरल आएगा, स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उधर मोदी जी आएंगे, इधर भगवंत मान जी जाएंगे लड़ाई लड़ने, वो आपस में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे। ठीक है, और स्टेट में जुडिशरी, हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, और उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं हर स्टेट में। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में दो कोर्ट आते हैं, एक होता है सेशन कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगे दो तरह का होता है, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में सारा। ठीक है, इतना समझ आया? सो ये है हमारी इंडियन पॉलिटी जो हमने पढ़ना। दिस इज आवर इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट है तो बताओ, आप कोई चीज नहीं समझ आई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कि आज हमारा सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। आज हमारी कंट्री में ये सारी बॉडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और एडवोकेट जनरल में।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इज डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज, उसके पास जुडिशियल पावर्स होती है, ठीक है। वो सिविल क्रिमिनल केसेस देखता है। जो एडवोकेट जनरल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखता है, ये लोगों के केस नहीं लड़ता जाके, ये सरकारों के केस लड़ता है। तब हम इसके पास नहीं जा सकते यार हमारा केस लड़ दो एक, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन इज अ जज, ये एक्चुअली जज ही होता है, बोलते हैं इसको एडवोकेट जनरल। हाँ जी, दिस इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ही इज जज ऑफ हाई कोर्ट, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इधर देखो, जो जुडिशरी है ना हमारी, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या थी, इलेक्टेड हेड, लेकिन जुडिशरी में इलेक्शंस नहीं होती, जज की इलेक्शन थोड़ी होती है, ठीक है। जुडिशरी इसलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये जो है सारी बॉडीज, ये सारी बॉडीज में इलेक्टेड है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये इंटेग्रेटेडली काम कर रही है सेंटर और स्टेट पे, ये सेंटर और स्टेट पे अलग अलग से काम करती है। कभी भी एक एमएलए प्रमोट होकर एमपी नहीं बनता, होता है ऐसे, एमएलए के 5 साल बाद इलेक्शन खत्म तो खत्म, ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद वो एमपी बन गया। कभी भी गवर्नर प्रमोट होकर प्रेसिडेंट नहीं बनता, कभी सीएम प्रमोट होकर पीएम नहीं बनता, लेकिन हाई कोर्ट का जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। सुप्रीम कोर्ट का जज कभी भी डायरेक्टली अपॉइंट नहीं होता, और हाई कोर्ट का जज पहले सेशन जज होता है। तो जब जुडिशरी की जर्नी शुरू होती है ना आपकी, पहले आप ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सेशन जज में 7 साल यहाँ जॉब करते हो, फिर 5 साल यहाँ करते हो, फिर उसके बाद 10 साल तक एडवोकेट भी करते हो। जितने भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखो सारे बूढ़े बूढ़े क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना चाहिए पहले, 10 साल एडवोकेट का एक्सपीरियंस चाहिए, 7 साल सेशन जज का, 17 साल हो गया, 5 साल हाई कोर्ट के जज का, 23 साल हो गया, तो 23 ईयर्स तो यही एक्सपीरियंस है आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले, ठीक है। तभी तो इतने एजेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि यहाँ से इनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं हर एक बॉडी पे। नहीं नहीं, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है, हमारा ये होगा विधान परिषद, इसको हिंदी में ये नाम है विधान परिषद, ये विधानसभा विधान परिषद। जब प्रेसिडेंट की डेथ होती है, किसी भी केस में अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन करवानी होती है दोबारा, तो तब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट। अभी जगदीप धनकर, अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये मत बोलना वो भी ना हो, क्योंकि कोई ना कोई सीनियर मोस्ट तो होगा ही। 34 जजेस है टोटल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से जो भी सीनियर मोस्ट है। सिर्फ एक बार ऐसे हुआ है हमारे इंडियन हिस्ट्री में कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया था, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, वाइस प्रेसिडेंट फॉरेन गए हुए थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो यहाँ लिखा, समझ आया सबको? चले आगे। अब ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई है, तो हम बोलते हैं ना कि ये मेरा बेंच है, तो नाम बताओ कहाँ लिखा है आपका बेंच, ठीक है। कोई ना कोई चीजें हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कहाँ लिखा है ये बताओ, तो ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ, एक किताब है जिसमें सारे लॉज हैं, विच एंश्योर्स
दैट इन इंडिया देयर इज रूल ऑफ लॉ। इंडिया में किसका राज है? कानून का राज है, इसलिए कानून अंधा होता है ना, कानून देखता नहीं है कौन अमीर है कौन गरीब है, इसलिए उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है, ठीक है। और एक और चीज इंश्योर करता है दैट डेमोक्रेसी फंक्शंस इन इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें डेमोक्रेसी को फंक्शन करवा रही हैं। अगर ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं मतलब डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है। अभी हम सबके बारे में पढ़ेंगे, एक एक ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा की इलेक्शंस कैसे होती हैं, एमपी की इलेक्शंस कैसे होती हैं, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कैसे होती है, प्रेसिडेंट कैसे चूज किया जाता है, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं, बस ये हमारा पूरा इंडियन पॉलिटी है। इसके अलावा एक लोकल गवर्नमेंट रह गया, वो भी है साथ में, ठीक है। और ये सारी चीजें कहां पे मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इन हर चीजों को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, लोकसभा के आर्टिकल्स हैं, ये गवर्नर का आर्टिकल है, स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124। ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई। तो हमारा सबसे बड़ा सोर्स ही क्या है ये सारी चीजें पढ़ने का? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो तीसरी चीज जो हमारी है इंडियन पॉलिटी, एंड तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिकली सारे फीचर्स इंडियन पॉलिटी के ही हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे हम, जैसे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ेंगे, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, उन कमिटीज की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है हमने, जैसे कि इंटर जोनल काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, जैसे जोनल नॉर्थ जोन के स्टेट्स अलग कर दी, साउथ जोन की स्टेट्स अलग कर दी, ईस्टर्न जोन की स्टेट्स अलग कर दी, और उनके बीच में हमने काउंसिल्स बना दी। एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है जो सेंटर स्टेट को इंटीग्रेट करके चलता है। ऐसे ही हमारे पास नीति आयोग है, नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर उसके प्रेसिडेंट वो होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा स्टेट के जितने भी सीएम गवर्नर है वो भी सारे नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं। तो वो सारे आपस में मिलके काम कर रहे हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे काम करता है, उन सारी चीजों को समझेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, कितने तरह की इमरजेंसीज होती हैं? स्टेट, नेशनल और फाइनेंशियल, तीन तरह की इमरजेंसीज होती हैं। तो तीनों तरह की इमरजेंसीज को पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठंडा पानी ला दो यार, तो गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी। चलो, Constitution is simply a book of law which ensures there is rule of law in it, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आया कहां से, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा इसके पीछे डिस्कस करते हैं। एक वर्ड होता है, अगर आपने सुना हो, मैग्ना कार्टा, सुना इसके बारे में? क्या मतलब होता है मैग्ना कार्टा का? कहां सुना है? मॉडर्न हिस्ट्री में सुना है, ठीक है। सुना है मैग्ना कार्टा आपने? कहा? किसको दिया था? अंग्रेजों को दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है द फर्स्ट राइट्स। जब पहली बार किसी को अधिकार दिए जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें, सबसे पहले लोगों को रिटन फॉर्म में जब राइट्स दिए गए तो वो दिए गए साल 1215 में, ठीक है। किसने दिए? ब्रिटेन ने ही दिए, अपने ही सिटीजन्स को। ब्रिटिश एम्पायर में जब पहली बार लोगों को राइट्स मिले ट्रेड करने के, राइट्स मिले बिजनेस करने के, ठीक है, वहां से हमारे ये रिटर्न राइट्स का सिस्टम स्टार्ट हुआ टू द पीपल, जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में जो आया। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सेट ऑफ लॉज जिसके थ्रू एक कंट्री जो है वो फंक्शन करेगी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका में आया था। सबसे पहले अमेरिका कंट्री बनी थी 1773 में, जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ठीक है। और उसमें लिखा था कि लोगों को क्या क्या राइट्स मिले। और बाद में फॉलोइंग यूएस बहुत सारी कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने शुरू किए। ऑस्ट्रेलिया ने लिखा, आयरलैंड ने लिखा, जापान, साउथ अफ्रीका,
अपना ये जर्मनी, यूएसएसआर, उसके बाद एंड में जाके इंडिया। इंडिया ने भी लिखा अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसने सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया और उनमें से जो बेस्ट चीजें थी वो निकाल के अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल, इट इज अ सिंपल सेट ऑफ लॉज थ्रू विच अ कंट्री वुड बी फंक्शन। उसके अकॉर्डिंग एक कंट्री जो है वो रन की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्लेज है। कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है, लोगों ने लिखा है, उन्होंने खुद कसम खाई हुई है कि हम इसको मानेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज देखा आपने? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जो आपकी हर एनसीईआरटी बुक का पहला पेज है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। एंड में लिखा हुआ है सोलमली गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अस, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम खुद को दे रहे हैं। तो आज से इस कंट्री का हर नागरिक ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा। इस कंट्री का हर इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, जितने भी कॉर्पोरेशन हैं, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, हर बंदा चाहे वो पब्लिक ड्यूटी पे है चाहे वो प्राइवेट ड्यूटी पे है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा। ठीक है, क्योंकि किसका राज है? लॉ का राज है, कानून का राज। ये इस सारी चीजों को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह से हो सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो लिखा हुआ है, अनरिटन जो नहीं लिखा हुआ है। अब जैसे यूएस है, इंडिया है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखे कभी कॉन्स्टिट्यूशन आपने? ओरिजिनल कॉपी देखिए कभी? कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाते हैं हम? व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे? हाँ जी, रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी। कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 29 नवंबर। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 29 नवंबर को कंप्लीट हुआ था। इंप्लीमेंट जो हुआ था, अडॉप्ट जो किया था, जो इनैक्ट किया था, वो 26 नवंबर को, 26 जनवरी को हुआ था। तो रिपब्लिक डे वाले दिन और कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एसी जोशी लाइब्रेरी है, वहां पे उनके पास एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पड़ी हुई है। ठीक है, इन दो दिनों पे वो पब्लिक के लिए उसको ओपन करते हैं। तो कभी आपको मौका मिले एसी जोशी लाइब्रेरी में जरूर देख के आना कि हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिखता कैसा। ठीक है, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अनरिटन में क्या है? सिंपल लॉज है, सिंपल एक्ट्स है, उसके बेसिस पे कंट्री को रन करवाया जाता है। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे क्या एक लॉ आ गया फंडामेंटल राइट्स के लिए, मान लो एक डॉक्यूमेंट है बस। रिटन में क्या किया हमने? सारे लॉज को कंपाइल करके एक बुक में डाल दिया। अनरिटन में क्या है? वो अलग अलग से डॉक्यूमेंट्स है, सारे अलग अलग से चैप्टर्स हैं, सारे अलग अलग से पार्ट्स हैं सारे उसके। हमारे यहाँ पे 20 कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के? 25 पार्ट्स। ठीक है, 25 पार्ट्स को हमने कंपाइल कर दिया एक बुक के अंदर, बस ये डिफरेंस है रिटन और अनरिटन। अब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं इट इज पैराडाइज फॉर द लॉयर्स। जो लॉ की पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो मतलब जन्नत नहीं मिल जाती जैसे, वैसा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और एक ऐसा बुक है जो आज के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज कर रहा है। एक ही किताब है और इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, हमने पढ़ ही लिया, लेकिन जो क्वाजी फेडरल है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम। रिजिड का मतलब क्या है? कि हम इसके हर एक प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकते। अब 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, 2 मान के चलते हैं चलो, सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, यूनिलैटरली अपनी मर्जी से कोई भी एक लेवल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकता। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से भी पूछेगा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, और स्टेट गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स वो रिजिड है और फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम। अगर दोनों मिलके चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को इजिली बदला जा सकता है, इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जब हम पढ़ेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे डिटेल में, सारे फीचर्स को पढ़ेंगे हम। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? बोरिंग लग रहा है? अभी तो इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। चलो एक एक करके हम सारा डिस्कस करेंगे। पहले लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। ठीक है, पहले आओ लेजिस्लेचर में। कौन कौन से हाउसेज हैं दो लेजिस्लेचर के?
करवा दूं, किसको बोल के करवाऊं? अभी कोशिश करो, अभी ना नोट करो, मैं सब लिखवाऊंगा आपको, कुछ भी मिस नहीं होगा, बस समझो अभी के लिए, बस समझ आ जाएगा ना एक बार तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, पार्लियामेंट हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। जितना टाइम है हम मुश्किल से लोकसभा ही डिस्कस कर पाएंगे। लोकसभा, नाम से क्या पता लग रहा है, लोगों की बात हो रही है, ठीक है। इसका एक और नाम है हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। लोकसभा, हमारी लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 545। अब इन 545 सीट्स को हमने डिवाइड कैसे किया हुआ है? अमंग स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स प्लस कुछ यूटीज। कितनी स्टेट्स है हमारी कंट्री में? 28 और यूटीज 8। 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज में हमने ये 545 सीट्स को डिवाइड किया हुआ, ठीक है। कैसे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी, पॉपुलेशन। जिस स्टेट के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट के पास ज्यादा सीट्स आउट ऑफ 545। जैसे यूपी है, उसके पास 80 सीट्स है, पंजाब के पास 13 सीट्स है, हरियाणा के पास 10 सीट्स है, हिमाचल के पास 4 सीट्स है, चंडीगढ़ के पास एक ही सीट है, ठीक है। तो वैसे पूरी कंट्री को हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये 543 सीट्स के ऊपर वोटिंग होती है, और वोट कौन करता है? कौन करता है? पीपल, क्योंकि नाम से पता लग रहा है ना, हाउस ऑफ पीपल, तो लोग वोट कर रहे हैं। अब इस वोटिंग को, जिस वोटिंग में लोग वोट करते हैं उसको हम बोलते हैं, याद रखना, डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। लोकसभा के जो इलेक्शंस होती हैं डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, प्रेसिडेंट की डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती। प्रेसिडेंट के लिए थोड़ी हम वोट करते हैं, किया प्रेसिडेंट के लिए वोट किसी ने? कभी गवर्नर के लिए वोट किया, कभी स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए वोट किया? तो ये सारी क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। हम किसके लिए वोट करते हैं? लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, स्टेट के लिए भी वोट करते हैं, ठीक है, पंचायती राज के लिए वोट करते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए वोट करते हैं। वो सारी डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें लोग वोट कर रहे हैं वो डायरेक्ट है, जिसमें लोग वोट नहीं कर रहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो लोकसभा की डायरेक्ट इलेक्शन, तो डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होती है? अब मान लो तीन पार्टीज है, ए बी सी, ये एबीसी तीन पार्टीज हैं, ये पूरे कंट्री में 545 सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हैं। 545 में सब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एक सीट, एक सीट के ऊपर ये तीनों पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, एबीसी, तीनों में से एक ही जीतेगा, ठीक है। वोटिंग के लिए हमें मिनिमम 2 कैंडिडेट्स चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी खड़े हो जाए, जिस भी पर्सन को मेजोरिटी वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। मान लो कि ए को मेजोरिटी वोट मिले किसी एक सीट से, वो सीट पे जाके बैठेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, और उन सीट्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है एक सीट की उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिंदी पंजाबी में हल्का बोलते हैं उसको। जैसे चंडीगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, पंजाब में 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी, हरियाणा में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, और ये उस हिसाब से बनाया जाता है ज्योग्राफिकल एरिया को कि हर ज्योग्राफिकल एरिया में एक एक जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा उसको। स्टेट में भी ऐसे होता है, सेंटर में भी ऐसे होता है। स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है, सेंटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है। पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, जैसे पंजाब है, पंजाब में पार्लियामेंट के लिए 13 सीट्स है, लेकिन पंजाब की अपनी विधानसभा के लिए 117 सीट, उसको हमने 117 ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में डिवाइड किया है। और उसको डिवाइड करने के लिए एक कमीशन बैठती है, उसको बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। उसका क्या काम होता है? डीमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वो मैप रखती है और मार्किंग करती है कि इस हिसाब से मार्किंग हो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, एवरेज इक्वल पॉपुलेशन हो, उस हिसाब से डिवीजन हो, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी कंट्री को हमने 545 ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में डिवाइड कर दिया, और हर बाउंड्री में से कितने लीडर जीत के आएंगे? एक ही आएगा ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है। और आके एक एक सीट लेंगे अपनी पार्लियामेंट में। तो मान लो कि 545 में से सारी सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो गई, किसी पे ए आया, किसी पे बी आया, किसी पे सी आया,
ठीक है, तीनों में से किसी पार्टी पे आया, किसी में बी पार्टी का आया, किसी में सी पार्टी का आया। अब मेजोरिटी मान लेते हैं हम, चलो मेजोरिटी विल से 300 सीट्स, 300 सीट्स जो है वो ये ए पार्टी को मिल गई। ठीक है, 545 में से 300 सीट्स के ऊपर ए पार्टी जीती। ठीक है, एक होता है मेजोरिटी मार्क, मेजोरिटी मार्क इज 50% प्लस वन। जिसने भी ये मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर लिया वो जीत जाता है। ठीक है, जैसे 100 है तो 100 का मेजोरिटी मार्क क्या है? 51। 200 का 101, 50% प्लस वन। ठीक है, तो जिसने भी वो पहले अचीव कर लिया वो जीत गया। तो वैसे ही चलो 300, वैसे इसका 272 बनता, जिसने भी 300 अचीव कर लिया उसकी मेजोरिटी आ गई। अब ये जो ए पार्टी है ये यहाँ पे क्या बनाएगी? सरकार बनाएगी, इसकी सरकार बनेगी, इसके पास मेजोरिटी है। अब बाकी के जो बच गए 245 जो कि ये बी और सी से बिलोंग करते हैं, ये भी तो जीतते ही हैं, तो ये सारे भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होंगे, क्योंकि लोकसभा इज अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसको हम मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर, क्या होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा प्लस राज्यसभा इज इक्वल टू पार्लियामेंट। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे ये अपनी सरकार बनाएगा। अब ये ए पार्टी, ए पार्टी जीती, इसको मेजोरिटी मिली, तो ये ए पार्टी का एक लीडर होगा, हर पार्टी का अपना लीडर होता है, हेड होता है। तो जो ए पार्टी का लीडर होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा इस सरकार का हेड, प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे बीजेपी जीती तो बीजेपी का लीडर कौन था? मोदी जी, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। इससे पहले हम चले जाएं तो जब कांग्रेस का टाइम था तो कांग्रेस के लीडर मनमोहन सिंह थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। सेम स्टेट में होता है। पंजाब में इलेक्शन हुई, आम आदमी पार्टी जीती, लीडर कौन था? भगवंत मान, वो सीएम बने। तो अगर आपको सेंटर समझ आ गया तो स्टेट वैसे ही बिल्कुल, स्टेट में कुछ एक्स्ट्रा समझने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी ऐसे होती है। अब पंजाब का एग्जांपल हम अगर ले, पंजाब में 117 सीट्स है, पंजाब में 117 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुई, उसमें से 92 सीट्स के ऊपर आम आदमी पार्टी जीती। एक तो होता है मेजोरिटी, एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, बहुमत, एक होती है प्रचंड बहुमत। ठीक है, तो 117 में से 92 सीट्स मिली तो इनकी गवर्नमेंट बनी आम आदमी पार्टी की, उसके लीडर भगवंत मान जो सीएम बन गए। ठीक है, वैसे ही हमारे पास सेंटर में होता है। समझ आया? अब कई बार क्या होता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, 272 किसी पार्टी को नहीं मिली, इधर देख लो, ठीक है, चले जाना मैंने 5 मिनट बाद, फिर उधर ही बैठना आपने। किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो उस केस में क्या करती हैं पार्टीज जो है वो आपस में क्या करती हैं? अलायंस करती हैं, गठबंधन करती हैं, जैसे जो भी हुआ है। अकेली बीजेपी जो है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, पर बीजेपी के साथ छुटपुट पार्टीज आ गई तो वो मेजोरिटी प्रूव होगी। बीजेपी के पास पता नहीं कितने 243 कुछ सीट्स है, 273 चाहिए थी, 272 चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ छोटी पार्टीज के साथ अलायंस किया। ठीक है, तो उनका मेजोरिटी मार्क क्रॉस हो गया। तो उसमें क्या हुआ? पावर शेयरिंग होती है। अच्छा, आपको हम ये मिनिस्ट्री दे देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ, आपको हम डिफेंस मिनिस्ट्री दे देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ, आपको हम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। ठीक है, लेकिन सरकार बनाना जरूरी है। ठीक है, तो लोकसभा में ऐसे जो है एक प्राइम मिनिस्टर बनता है। समझ आया इतना? पक्का? कोई चीज नहीं समझ आई तो बताओ। क्लियर है? हाँ जी। एनटीए, एनडीए, एनडीए, एनडीए इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जो अभी सरकार है वो बीजेपी की सरकार नहीं है, वो एनडीए की सरकार है। अब मान लो आप चार अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हो, आपने चारों ने अलायंस कर लिया, तो आपने अपने अलायंस का नाम रख दिया एनडीए। ठीक है, 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, दैट वाज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें कांग्रेस मेजोरिटी पार्टी थी, उसके साथ छोटी छोटी और पार्टीज थी, तो उन्होंने अलायंस किया हुआ था। एक दूसरा अलायंस है इंडिया, इंडिया गठबंधन, नहीं सुना इंडिया? जो इंडिया अलायंस है, जो मतलब कांग्रेस वाला, जो अभी अभी कांग्रेस का जो अलायंस था, जिसमें कांग्रेस और बाकी और सारी छोटी छोटी पार्टीज थी, आम आदमी पार्टी थी, टीएमसी थी, एनसीपी थी, जितनी भी छोटी छोटी पार्टी थी, उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट अपना अलायंस बनाया था। तो अभी ऑपोजिशन में इंडिया अलायंस है और मेजोरिटी में एनडीए, एनडीए जिसमें मेजोरिटी पार्टी बीजेपी है।
प्लस और छोटी छोटी पार्टीज है, ठीक है। इस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट मतलब जिसमें डिफरेंट पार्टीज आती हैं, अलायंस करती हैं फॉर कॉमन इंटरेस्ट। इससे कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये है कि मेजोरिटी मिल गई, नुकसान ये है कि जिस दिन मेजोरिटी छोड़ी सरकार गिर जाएगी। जिस दिन मोदी से कोई नाराज हुआ, जिस दिन ये 272 पे आ गए, उससे नीचे आ गए, खत्म। क्या अभी कुछ है, इनके 300 प्लस है मेजोरिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास अब मान लेते हैं लोकसभा, कितनी सीट्स है लोकसभा में, 545। इसमें से मानते हैं हम कि ये एक अलायंस है या रूलिंग पार्टी है जिसकी मेजोरिटी आई है, जिसकी हम 300 सीट्स मान लेते हैं, ठीक है। अब आउट ऑफ दीज 300 वो एमपीज जो कि सरकार में, जो विनिंग एमपी वाली पार्टी से बिलोंग करते हैं, बाकी भी तो एमपीज ही हैं, सरकार नहीं बनी लेकिन एमपी तो है ना। अभी जो कांग्रेस के एमपीज हैं, राहुल गांधी एमपी तो है ना, या बाकी जितने भी हैं जिनकी जो बीजेपी में नहीं है एमपी तो वो हैं। अब इनके बीच में से 72 से लेके 75 ऐसे मेंबर्स जिनको मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी। अब उनको हमने मिनिस्ट्री दे दी तो वो क्या बने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये विनिंग पार्टी देगी ना अपने मेंबर्स को, विनिंग पार्टी लूजिंग पार्टी को थोड़ी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना देगी, बन सकता है क्योंकि वो मेंबर है एक। मिनिस्टर बनने के लिए कंडीशन है कि आप मेंबर होने चाहिए, ठीक है। ना भी होने चाहिए तो भी चलता है, वो अलग केस है कि 6 महीने के अंदर आपको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है हाउस में, ठीक है। लेकिन नॉर्मल टर्म्स में यही है कि आप एक मेंबर होने चाहिए, आप जीते हुए होने चाहिए। तो अब अगर आप मिनिस्टर बन गए तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का पार्ट बन जाओ, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट 15 से 20 मिनिस्ट्रीज है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि फाइनेंस है, होम अफेयर्स है, कॉमर्स है, रेलवेज है, डिफेंस है, सिविल एविएशन है, वो सारे क्या बनते हैं, कैबिनेट। उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में से ही बनते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो बहुत की पोर्टफोलियोज है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है वो, ठीक है। उन सबका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो पहले लोकसभा बनी, लोकसभा में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने, लोकसभा में से भी एक पहले गवर्नमेंट बनी, इस पार्टी की सरकार बनेगी, फिर उस सरकार में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने, फिर उनमें से कैबिनेट बने, ठीक है। मिनिस्टर कभी भी उससे मिनिस्ट्री ली जा सकती है लेकिन वो मेंबर तो रहेगा ही, ठीक है। मतलब जैसे अब क्लास मॉनिटर है, अगर उससे क्लास मॉनिटरशिप हमने छीन ली तो क्लास का वो क्लासमेट तो रहा ही, बाकियों का स्टूडेंट तो रहा ही, ठीक है। अब टोटल इसका टर्म कितना होता है लोकसभा का, टाइम पीरियड कितना है, 5 इयर्स। हर 5 साल के बाद ये इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सारे मेंबर्स, इनका जो टर्म है वो 5 इयर्स होता है, ठीक है। 5 साल तक फंक्शन करते हैं। जैसे 5 साल पूरे हुए, अब अगली इलेक्शन 29 में होगी, 29 में फिर दोबारा इनका टर्म खत्म हो जाएगा, फिर नए मेंबर्स आएंगे, 34 तक रहेंगे वो, फिर 39 तक रहेंगे, ठीक है। समझ आया, तो आज इतना ही करते हैं।